नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी मरम्मत। दशहरे की छुट्टियों में भैया घर आ रहे हैं। उनके साथ उनके एक मित्र भी हैं। जब से ये सूचना मिली है, घर भर में आफत मची है। कल दिन भर नौकर चाकरों की कौन कहे, घर के किसी आदमी को चैन नहीं पड़ा। दीना की माँ को 4 दिन से बुखार आ रहा था, पर उस बेचारी पर भी आफत का पहाड़ टूट पड़ा। दिन भर गरीब चूल्हे पर बैठी रही। कितने पकवान बनाए गए, कितनी चीजें तैयार की गई हैं। बाप रे, भैया ना हुए भीमसेन हुए। दुलारी उनके लिए और उनके उन निखट्टू दोस्तों के लिए कमरा झाड़ रही है। रामू और रघु वहां रुमाल, तौलिए, सुराही, चाय के सेट, चादर, बिछोने और न जाने क्या क्या सरंजाम जुटाते रहे। रात भर खटखट रही। अभी दिन भी नहीं निकला और बाबूजी आंगन में खड़े गरज रहे हैं। सईस को गालियां सुनाई जा रही हैं। अभी तक गाड़ी स्टेशन पर नहीं गई। फिटन भी जानी चाहिए और विक्टोरिया भी। कहो जी, अकेला सईस 2-2 गाड़ियां कैसे ले जाएगा? फिर भैया ऐसे कहाँ के लाड साहब हैं? एक गाड़ी क्या काफी नहीं? उनके वे दोस्त भी कोई आवारागर्द मालूम देते हैं। छुट्टियों में अपने घर ना जाकर पराए घर आ रहे हैं। ईश्वर जाने उनका घर है भी या नहीं। रजनी आप ही आप बड़बड़ा रही थी। सूरज निकल आया था, धूप फैल गई थी, पर वह अभी बिछोने ही पर पड़ी थी। उसके कमरे में कोई नौकर नौकरानी नहीं आई थी। इसी से वह बहुत नाराज हो गई थी। एक हल्की फिरोजी ओढ़नी उसके सुनहरे पर अस्त व्यस्त पड़ी थी। चिकने और चुंगर वाले बाल चांदी के समान मस्तक पर बिखरे पड़े थे। बड़ी बड़ी आंखें भरपूर नींद का सुख लूटकर लाल हो रही थी। गुस्से से उसके होठ संपुटित हो गए थे। बोहों में बल थे। वह पलंग पर औंधी पड़ी थी। एक मासिक पत्रिका उसके हाथ में थी। वह तकिए पर छाती रखे अनमने भाव से उसके पन्ने उलट रही थी। रजनी की माँ का नाम सुनंदा था। खूब मोटी, ताजी, गुदगुदी, ठिगनी स्त्री थी। जब वे फुर्ती से काम करती तो उनका गेंद की तरह लुढ़कता शरीर एक अजब बहार दिखाता था। वह एक सूख गृहिणी थी। दिन भर काम में लगी रहती। उनके हाथ बेसन में भरे थे और पल्ला धरती में लटक रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी आकर कहा, वाहरी रानी बेटी, तेरे ढंग तो खूब है। भैया घर में आ रहे हैं, 10 काम अटके पड़े हैं और रानी जी पलंग पर पड़ी किताब पढ़ रही है। उठो जरा। रमिया हरामजादी आज अभी तक नहीं आई। जरा गुसल खाने में धोती, गमछा, साबुन सब सामान ठिकाने से रख दो। भैया आकर स्नान करेंगे। उठ तो बेटी। अरे पराए घर तेरी कैसे पटेगी? रजनी ने सुनकर भी माँ की बात नहीं सुनी। वे उसी भांति चुपचाप पड़ी रही। गृहिणी जाती जाती फिर रुक गई। उन्होंने कहा, रजनी सुनती नहीं मैं क्या कह रही हूँ? अरे भैया। रजनी गरज उठी। जब देखो भैया भैया भैया। भैया आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? छत से कूद पड़ूं या पागल होकर बाल नोच डालूं? भैया आ रहे हैं या गांव में शेर घुस गया है, घर भर ने जैसे धतूरा खा लिया हो। भैया आते हैं तो आए, इतनी आफत क्यों मचा रखी है? क्षण भर को गृहिणी अवाक हो रही। उन्होंने सोचा भी ना था कि रजनी भैया के प्रति इतना विद्रोह रखती है। भैया तो हर बार ही पत्र में रजनी की बात पूछता है। आने पर वे अधिक देर तक उसी के पास रहता है, बातें करता है, प्यार करता है। उन्होंने क्रुद्ध दृष्टि से पुत्री की ओर देखकर कहा, भैया का आना इतना दुख रहा है रजनी? भैया का आना तो नहीं, तुम लोगों की ये हाय हाय जरूर दुख रही है। क्यों दुख रही है री? भैया घर में आ रहे हैं तो इतनी उछल कूद क्यों हो रही है? भैया घर में आ रहे हैं तो हो रही है। क्या मेरे 10-5 हैं? एक ही मेरी आंखों का तारा है। 6 महीने में आ रहा है।
परदेश में क्या खाता पीता होगा कौन जाने। उसे बड़ियां बहुत भाती हैं। मेरे हाथ की कड़ी बिना उसे रसोई सूनी लगती है। आलू की कचौरी का उसे बहुत शौक है। ये सब इसी से तो बना रही हूं। अरे फिर इस बार उसके कई दोस्त भी आ रहे हैं। रईस के बेटे होंगे, उनकी खातिर ना करूं? करो फिर। मेरा सिर क्यों खाती हो? मैं सिर खाती हूं? अरे तेरा सिर तो इन किताबों ने ही खा डाला है। माँ को ऐसे जवाब देती है। दोपहर हो गया, पलंग से नीचे पैर नहीं देती। भैया के आने से पहले माथे पर बल पड़ गए। रजनी ने वक्र दृष्टि से माँ की ओर देखकर गुस्से में आकर छाती के नीचे का तकिया दीवार में दे मारा। मासिक पत्रिका फेंक दी। उसने तीखी वाणी में कहा, मैं भी तो आई थी 6 महीने में, तब तो इतनी धूम नहीं थी। तू बेटी की जात है, बेटी बेटा क्या बराबर है? बराबर क्यों नहीं है? अब मैं तुझसे मुंह जोरी करूंगी कि काम? काम करो काम। बेटियां पेट से थोड़े ही पैदा होती हैं, घूरे पर से उठाकर लाई जाती हैं। उनकी प्रतिष्ठा क्या, इज्जत क्या, जीवन क्या। मर्द दुनिया में बड़ी चीज है, उनका सर्वत्र स्वागत है। रजनी उठकर शॉल को अच्छी तरह लपेटकर दूसरी ओर मुंह करके पड़ी रही। गृहिणी बकझक करती चली गई। उसका नाम था राजेंद्र और मित्र का दिलीप। दोनों मित्र एमए फाइनल में पढ़ रहे थे। 9 बजते बजते दोनों मित्रों को लेकर फिटन द्वार पर आ लगी। घर में जो दौड़ धूप थी वह और भी बढ़ गई। पिता को प्रणाम कर राजेंद्र मित्र के साथ घर में आए। माता ने देखा तो दौड़कर ऐसे लपकी जैसे गाय बछड़े को देखकर लपकती है। अपने पुत्र को छाती से लगा, अश्रु मोचन किया, मुख, सिर, पीठ पर हाथ फेरा। पत्र ना भेजने के, अम्मा को भूल जाने के 2-4 उलाहने दिए। राजेंद्र ने सबके बदले में हंसकर कहा, देखो अम्मा, इस बार मैंने खूब दूध मलाई खाई है। मैं कितना तगड़ा हो गया हूँ। इस दिलीप को तो मैं यूं ही उठाकर फेंक सकता हूँ। गृहिणी ने इतनी देर बाद पुत्र के मित्र को देखा। दिलीप ने प्रणाम किया। गृहिणी ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, बैठक में चलकर थोड़ा पानी पी लो, पीछे और बातें होंगी। राजेंद्र ने पूछा, वह लोमड़ी कहाँ है रजनी? वह ठहाका मारकर हंस दिया। आओ दिलीप आओ, मैं तुम्हें लोमड़ी दिखाऊं, कहकर उसने मित्र का हाथ खींचा। दोनों जीने पर चढ़ गए। गृहिणी रसोई में चली गई। राजेंद्र ने रजनी की कोठरी के द्वार पर खड़े होकर देखा। वह मुंह फुलाए कुर्सी पर बैठी है। घर के आनंद कोलाहल से उसे जो विरक्ति हो रही थी वह अभी भी उसके मुख पर थी। अब एकाएक भाई और उसके मित्र को भीतर आते देखकर उठ खड़ी हुई। उसने मुस्कुराकर भाई को प्रणाम किया। राजेंद्र ने आगे बढ़कर उसके दोनों कंधे झकझोर डाले। फिर दिलीप से कहा, दिलीप, यही हमारी लोमड़ी है। इसके सब गुण तुमको अभी मालूम नहीं। सोने में कुंभकर्ण, खाने में भीमसेन, लड़ने में सूपनखा और पढ़ने में बंटाढार। पर ना जाने कैसे बीए में पहुंच गई। इस साल ये बीए फाइनल में जा रही है। क्लास में सदा प्रथम होकर इनाम पाती रही है। दिलीप ने देखा एक चंपक वर्णी सुकुमार किशोरी बालिका, जिसका अल्लड़ उसके अस्त व्यस्त बालों से स्पष्ट हो रहा है। राजेंद्र ने कैसी कदर्प व्याख्या की है। भाई बहन का दुलार भी बड़ा दुर्गम है। वह शायद गाली गुफ्ता, धोल धप्पा से ही ठीक अमल में लाया जा सकता है। दिलीप आश्चर्यचकित होकर रजनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे कुछ भी बोलने की सुविधा ना देकर राजेंद्र ने रजनी की ओर देखकर कहा, और यह महाशय मेरे सहपाठी, कहना चाहिए मेरे शिष्य हैं। रसगुल्ला खिलाने और रसगुल्ले से भी मीठी गप्पे उड़ाने में एक हैं। जैसी तू पक्की लोमड़ी है, वैसे ही ये पक्के गधे हैं। मगर यूनिवर्सिटी की डिग्री तो लिए ही जाते हैं। खाने पीने में पूरे राक्षस हैं। जरा बंदोबस्त ठीक ठाक करना। राजेंद्र ही करके हंसने लगा। फिर उसने दिलीप के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दिलीप, रज्जी हम लोगों की बहन है।
ज़्यादा शिष्टाचार की जरूरत नहीं। बैठो और बेतकल्लुफ तुम कहकर बात करो। जब तक राजेंद्र कहता रहा, रजनी चुपचाप सिर नीचा किए सुनती रही। एक आध बार वह मुस्कुराई भी, पर एक अपरिचित युवक के सामने इतनी घनिष्ठता पसंद नहीं आई। दिलीप ने अब कहना शुरू किया, रज्जी, तुम्हारा परिचय पाकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजेंद्र ने बार बार तुम्हारी मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी, अब मुझे यहाँ खींच भी लाए। बड़े हर्ष की बात है कि तुम अपने कॉलेज में प्रथम रहती रही हो। तुम नारी रत्न हो। मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। रजनी ने उनका उत्तर ना देकर केवल मुस्कुरा भर दिया। फिर उसने भैया से कहा, जलपान नहीं हुआ ना, यहीं ले आऊं? वे जाने लगी, तब दुलारी ने आकर कहा, भैया जलपान बैठक में तैयार है। राजेंद्र ने कहा, यहीं ले आओ। तुम ठहरो रजनी, दुलारी ले आएगी। तीनों के बैठ जाने पर राजेंद्र ने कहा, रजनी, तुम अभी तक अपने कमरे में क्या कर रही थी? मैं विद्रोह कर रही थी। रजनी ने तिरछी नजर से भाई को घूरकर और होठों पर वैसी ही मुस्कान भरकर कहा, वाह रे, विद्रोह? जरा सोच समझकर कोई बात कहना। दिलीप के पिता CID के डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। मैं तो खुला विद्रोह करती हूँ, षड्यंत्र नहीं। किसके विरुद्ध ये खुला विद्रोह है? तुम्हारे विरुद्ध। मेरे विरुद्ध? मैंने क्या किया है? तुम पुरुष हो ना, इसमें मेरा क्या अपराध है? मुझे रजनी बनने में कोई उज्र नहीं, यदि तुम राजू बन सको। मैं पुरुष नहीं बनना चाहती हूँ, पुरुषों के विरुद्ध विद्रोह करना चाहती हूँ। भाई किस लिए? इसलिए कि पुरुष क्यों सब बातों में सर्वश्रेष्ठ बनते हैं, स्त्रियां क्यों उनसे हीन समझी जाती हैं। दिलीप अब तक चुप बैठा था, अब वे जोश में आकर हथेली पर मुक्का मारकर बोला, ब्रेवो रज्जी, मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर मैं तुम दोनों का मुकाबला करने को तैयार हूं। पुरुष श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ रहेंगे। राजेंद्र ने पैतरा बदलकर नकली क्रोध और गंभीरता से कहा। फिर उसने जरा हंसकर कहा, मगर ये विद्रोह उठा कैसे रजनी? रजनी ने नथुने फुला और बोहों में बल डालकर कहा, कल से अम्मा ने और बाबूजी ने घर भर को सिर पर उठा रखा है। 50 तो पकवान बनाए हैं, रात भर खटखट रही। नौकर चाकरों की नाक में दम, भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं। मैं भी तो आती हूँ, तब तो कोई कुछ नहीं करता। तुम पुरुष लोगों की सब जगह प्रधानता है, सब जगह इज्जत है। मैं इसे सहन नहीं करूंगी। रजनी ने खूब जोर और उबाल में आकर यह बात कही। सब कैफियत सुनकर राजेंद्र हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने कहा, ठहर, मैं अभी तेरा विद्रोह दमन करता हूँ। वे दौड़कर नीचे गया और क्षण भर ही में एक बड़ा सा बंडल ला, उसे खोल उसमें से साड़ियाँ, कंधे, लेवेंडर, सेंट, क्रीम और न जाने क्या क्या निकाल निकाल कर रजनी पर फेंकने लगा। यह सब देखकर रजनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। विद्रोह दमन हो गया। दुलारी जलपान ले आई। तीनों बैठकर खाने लगे। राजेंद्र ने कहा, कहो, विद्रोह कैसे मजे में दमन हुआ? वह फिर भड़क उठेगा, वह फिर दमन कर दिया जाएगा। पर इस दमन में कितना गोला बारूद खर्च होता है। दमन कर कर शान भी कितनी बनती है। एक बार फिर तीनों प्राणी ठहाका मारकर हंस दिए। जलपान समाप्त हुआ। दिलीप बाबू और रजनी में बड़ी जल्दी पट गई। राजेंद्र बाबू तो दिन भर गांव की जमींदारी की, खेतों की मटर गश्त लगाते और दिलीप महाशय लाइब्रेरी में आराम कुर्सी पर रजनी की प्रतीक्षा में पड़े रहते। अवकाश पाते ही रजनी वहां पहुंच जाती। उसके पहुंचते ही बड़े जोर शोर से किसी सामाजिक विषय पर विवाद छिड़ जाता, पर सबसे प्रधान विषय होता था स्त्री स्वतंत्रता। इस विषय पर दिलीप महाशय रजनी का विरोध नहीं करते थे, प्रश्रय देते थे, और यदि बीच में राजेंद्र आ पड़ते तो उनसे जब रजनी का प्रबल वाग युद्ध छिड़ता तो दिलीप सदैव रजनी को ही बढ़ावा देते रहते। तब क्या राजेंद्र दकियानुसी विचारों के थे? नहीं, वे तो केवल विवाद के लिए विवाद करते थे। भाई बहन में प्रगाढ़ प्रेम था। रजनी को राजेंद्र प्राण से बढ़कर मानते। यह बात दिलीप के मन में घर कर गई।
राजेंद्र एक सच्चे, उदार और पवित्र विचारों के युवक थे और रजनी एक चरित्रवती, सतेज बालिका थी। शिक्षा से उसका हृदय उत्फुल्ल था। उसके उज्जवल मस्तक पर प्रतिभा का तेज था। वह जैसे भाई के सामने निसंकोच भाव से आती जाती, हंसती, रूठती, भागती, दौड़ती, बहस करती और बिगड़ती थी। उसी भांति दिलीप के सामने भी वह ये बात भूल गई थी कि दिलीप कोई बाहर का आदमी है। परंतु दिलीप के रक्त की उष्णता बढ़ रही थी। उसकी आंखों में गुलाबी रंग आ रहा था। वह अधिक से अधिक रजनी के निकट रहना, उसे देखना और उसकी बातें सुनना चाहता था। उसका ये अनुराग और आसक्ति रजनी पर तुरंत ही प्रकट हो गई। वह चौकन्नी हो गई। वह एक योद्धा प्रकृति की लड़की थी। जो ही उसे पता चला कि भैया के ये लंपट मित्र प्रेम की लहर में आ गए हैं, उसने उन्हें जरा ठीक तौर पर पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। कॉलेज और बोर्डिंग में रहने वाले छात्रों की लोलुप और कामुक प्रवृत्ति का उसे काफी ज्ञान था। वह स्त्री जाति की रक्षा के प्रश्न पर विचार कर चुकी थी। वह इस निर्णय पर पहुंच चुकी थी कि स्त्रियों को अपने सम्मान की रक्षा के लिए मर्दों का आसरा नहीं तकना चाहिए। वह जब भाई से इस विषय पर जोर शोर से विवाद करती थी, तब आवेश में उसका मुंह लाल हो जाता था। राजेंद्र को तो उसे इस प्रकार उत्तेजित करने में आनंद आता था, किंतु दिलीप महाशय अकारण ही उसका समर्थन करते करते कभी कभी तो अपना व्यक्तित्व ही खो बैठते थे। रजनी ने उन महाशय को प्रेम का खरा सबक सिखाने का पक्का इरादा कर लिया। ये स्कूल कॉलेज के गुंडे लड़कियों को मिठाई से ज्यादा कुछ समझते ही नहीं। देखते ही उनकी लार टपक पड़ती है। वे निर्लज की भांति उनकी मिलनसारी उदारता और कोमलता से लाभ उठाते हैं। रजनी होठ काटकर ये सोचने लगी कि आखिर ये पुरुष स्त्रियों के अपमान का साहस ही किस लिए करते हैं। स्त्रियों के सामने जिम्नास्टिक की कसरत भी करना तो इन लफंगों का केवल नाटक है। रजनी देख चुकी थी कि उसे अपने कॉलेज जीवन में इन उदंड युवकों से कितना कष्ट भोगना पड़ा था। वे पीठ पीछे लड़कियों के विषय में कितनी मनमानी, अपमानजनक बातें किया करते हैं। उनकी मनोवृत्तियां कितनी गंदी होती हैं। उसने पहचान लिया कि भैया के मित्र भी उसी टाइप के हैं और उनकी अच्छी तरह मरम्मत करके उनके इस टपकते हुए प्रेम को हवा कर देने की उसने प्रतिज्ञा कर ली। उसने अपनी सहायता के लिए घर की युवती दासी दुलारी को मिलाकर सब प्रोग्राम ठीक ठाक कर लिया। उस दिन राजेंद्र पिता के साथ देहात में जमींदारी के कुछ जरूरी झंझट सुलझाने गए थे। घर में गृहिणी, नौकर नौकरानी ही थी। गृहिणी पुत्री को इतना स्वतंत्र देखकर बड़बड़ाती तो थी, पर कुछ रोक टोक नहीं करती थी। दिलीप के साथ रजनी निसंकोच बातें करती, बैठी रहती, ताश खेलती, चाय पीती। इन सब बातों को उनका मन सहन कर गया था। वे साधारण पढ़ी लिखी स्त्री थी, पर पुत्री ने कॉलेज की शिक्षा पाई थी। यह वह जानती थी, डरती भी थी। फिर रजनी सुनती किसकी थी? दिलीप को राजेंद्र ने साथ ले जाने की बहुत जिद की थी, पर वे बहाने बनाकर नहीं गया। जब वे बहाने बनाकर असमर्थता दिखा रहा था, तब रजनी उसकी ओर तिरछी दृष्टि करके मुस्कुरा रही थी। उसका कुछ दूसरा ही अर्थ समझकर दिलीप महाशय आनंद विभोर हो रहे थे। प्रगल्भा रजनी अपनी इस विजय पर मन ही मन हंस रही थी। दिन भर मास्टर दिलीप ने बेचैनी में व्यतीत किया। उस दिन उसने अनेक पुस्तकों को उलट पुलट कर डाला। मन में उद्वेग को शमन करने और संयत रखने के लिए उन्होंने बड़ा ही प्रयास किया। अंततः उन्होंने खूब सोच समझकर रजनी को एक पत्र लिखा। रजनी उस दिन दिल जलाने को 2-4 बार उनके कमरे में घूम गई। एक आध बार वचन बाण भी मारे, मुस्कुराई भी। बिल्ली जिस प्रकार अपने शिकार को मारने से पहले खिलाती है, उसी भांति रजनी ने भी माशे जी को खिलाना शुरू कर दिया। दुलारी बड़ी मुफट और ढीठ औरत थी। रजनी का संकेत पाकर वे जब तब चाहे जिस बहाने उनके कमरे में जा एक आध फुलझड़ी छोड़ आती। एक बार उसने कहा, आज कोई और नहीं है, इसलिए जीजी ने कहा है आपकी खातिरदारी का भार उन पर है, सो आप संकोच न करें। जिस चीज की आवश्यकता हो कहिए, मैं हाजिर हूँ। जीजी का यही हुक्म है। मिस्टर दिलीप ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जीजी इस तुच्छ परदेशी का इतना ख्याल करती है
इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना। दुलारी ने हंसकर और साड़ी का छोर आगे बढ़ाकर कहा, बाबूजी, हम गंवार दासी ये बात नहीं जानती, यह तो आप ही लोग जाने। कहिए तो मैं जीजी को बुला लाऊं, आप उन्हें जो कहना हो कहिए। दिलीप हंस पड़ा। उसने कहा, तुम बड़ी सुघड़ औरत हो। दुलारी ने साहस पाकर कहा, बाबूजी, आप हमें अपने घर ले चलिए, बहू जी की खिदमत कर कर दिन काट दूंगी। दिलीप महाशय ने जोर से हंसकर कहा, मगर बहू रानी भी तो हो, अभी तो हम ही अकेले हैं। इस पर दुलारी ने कपार पर बोहें चढ़ाकर कहा, बाप रे, गजब है, आप बड़े लोगों की भी कैसी बुद्धि है। भैया कवारे, जीजी कवारी, आप भी कवारे। भूमिका आगे नहीं चली। गृहिणी ने दुलारी को बुला लिया। रजनी ने सब सुना तो मुस्कुरा दिया। दोपहर की डाक आई। दुलारी ने पूछा, जीजी कोई चिट्ठी है? दिलीप ने साहसपूर्वक मासिक पत्रिकाओं तथा चिट्ठियों के साथ अपनी चिट्ठी भी मिलाकर भेज दी और अब वे धड़कते कलेजे से परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। पत्र को पढ़कर रजनी पहले तो तनिक हंसी, फिर तुरंत ही क्रोध से थरथर कांपने लगी। पत्र में कवित्रपूर्ण भाषा में प्रेम के ज्वार का वर्णन किया गया था। एकाएक उनके मन में जो प्रेम रजनी के लिए उदय हुआ, वे रजनी के प्रति कितने आकृष्ट हुए, यह सब उसमें लिखा था। वे रजनी के बिना जीवित नहीं रह सकेंगे, विरक्त हो जाएंगे या जहर खा लेंगे, यह भी लिखा था। अंत में हाथ जोड़कर सब बातें गोपनीय रखने की प्रार्थना भी की थी। पत्र पढ़ने पर रजनी के होठ घृणा से सिकुड़ गए। वह सोचने लगी, यह पुरुष जाति जो अपने को स्त्रियों से जन्मतः श्रेष्ठ समझती है, कितनी पतित है। इन पढ़े लिखे लोगों में भी आत्मसम्मान नहीं, ये अपनी ही दृष्टि में गिरे हुए हैं। रजनी ने पत्र फेंक दिया। वह पलंग पर लेटकर चुपचाप बहुत सी बातों पर विचार करने लगी। संध्या होने पर दिलीप महाशय आसामी मूंगे का कुर्ता पहनकर घूमने को निकले। रजनी ने देखा उनका मुख सूख रहा है और आंखें ऊपर नहीं उठ रही। वे अपराधी की भांति चुपचाप खिसक जाना चाह रहे हैं। रजनी ने पुकार कर कहा, कहाँ चले दिलीप बाबू, अभी तो बहुत धूप है, संध्या को जरा जल्दी लौटिएगा, हम लोग सिनेमा चलेंगे। रजनी की बात सुनकर ये रजनी के भाई के मित्र सभ्य महाशय ऐसे हरे हो गए जैसे वर्षा के छींटे पड़ने से मुरझाए हुए पौधे खिल जाते हैं। उन्होंने एक बाकी अदा से खड़े होकर ताकते हुए कुछ कहा। उसे रजनी ने सुना नहीं। वे अपना तीर फेंककर चली गई। रजनी ने विषम साहस का काम किया। दिलीप महाशय झटपट ही लौट आए। आकर उन्होंने उत्साहपूर्ण वाणी में रजनी से कहा, रजनी, मैं रिजर्व बॉक्स के 2 टिकट खरीद लाया हूँ। रजनी ने घृणा के भाव को दबाकर हंस दिया। भोजन के बाद रजनी और दिलीप दोनों ही सिनेमा देखने चल दिए। गृहिणी ने कुछ भी विरोध न किया। सिनेमा घर निकट ही था, अतः पैदल ही रजनी चल दी। रास्ते में बातचीत कहीं नहीं हुई। मालूम होता था दोनों ही योद्धा अपने अपने पैतरे सोच रहे थे। रजनी इस उद्दत युवक को ठीक कर देना चाहती थी और दिलीप प्रेम के दलदल में बुरी तरह फंसा था। रात भर और दिन भर में जो जो बातें उसने सोची थी वे अब याद नहीं आ रही थी। कैसे, कहाँ से शुरू किया जाए, यही प्रश्न सम्मुख था। पत्र पढ़कर भी रजनी बिगड़ी नहीं, भंडाफोड़ भी नहीं किया, उल्टे अकेली सिनेमा देखने आई है। अब फिर संदेश क्या और सोच क्या, अब तो सारा प्रेम उड़ेल देना चाहिए। सुविधा यही थी कि रजनी अंग्रेजी पढ़ी स्त्री थी। शेक्सपियर, ग्रेटे, टेनिसन और वायरन के भावपूर्ण सभी प्रेम संदर्भों को समझ सकती थी। पर कठिनाई तो यह थी कि शुरू कैसे और कहाँ से किया जाए। रजनी ने कनखियों से देखा। दिलीप महाशय का मुख सूख रहा है, पैर लड़खड़ा रहे हैं। रजनी ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपको बुखार चढ़ रहा है मिस्टर? मिस्टर दिलीप, आपके पैर डगमगा रहे हैं, मुंह सूख रहा है। दिलीप ने बड़ी कठिनता से हंसकर कहा, नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अच्छी बात है, कहकर रजनी ने लंबे लंबे डग बढ़ाए। बॉक्स में बैठकर भी कुछ देर दोनों चुप रहे। खेल शुरू हो गया था। शायद खेल कोई प्रसिद्ध ना था,
इसलिए भीड़ भाड़ बिल्कुल ना थी। बॉक्स और रिजर्व की तमाम सीटें खाली पड़ी थी। अपने चारों ओर सन्नाटा देखकर पहले तो रजनी कुछ घबराई, परंतु फिर साहस करके वे अपनी कुर्सी जरा आगे खींचकर बैठ गई। कौन खेले? दोनों कुछ क्षण इसी में डूबे रहे, परंतु थोड़ी ही देर बाद दोनों को अपना अपना उद्देश्य याद आ गया। खेल से मन हटाकर दोनों को कनखियों से देखने लगे। एक आध बार तो नजर बचा गए, पर कब तक। अंत में एक बार रजनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे हंसती देख दिलीप भी हंस पड़ा, परंतु उसकी हंसी में फीकापन था। रजनी तुरंत ही संभल गई। उसने कहा, क्यों हंसे मिस्टर? और तुम क्यों हंसी रजनी? दिलीप ने जरा साहस करके कुर्सी आगे खिसकाई। रजनी संभल कर बैठ गई। उसने स्थिर अकंपित वाणी में कहा, मैं तो यह सोचकर हंसी कि तुम मन में क्या सोच रहे हो वह मैं जान गई। सच रजनी, तो तुमने मुझे क्षमा कर दिया। वह आवेश में आकर खड़े होकर रजनी की कुर्सी पर झुका। उसे वहीं रोककर रजनी ने कहा, क्षमा करने में तो कुछ हर्ज नहीं है दिलीप बाबू, मगर यह तो कहो, क्या तुम उसी खत के बारे में सोच रहे हो? सच कहो, तुमने जो आज खत में लिखा है क्या वे सच है? दिलीप घुटनों के बल धरती पर बैठ गया, जैसा कि बहुधा सिनेमा में देख चुके हैं। भावपूर्ण ढंग से दोनों हाथ पसार कर कहा, सचमुच रज्जी, मैं तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यार करता हूं। प्राणों से बढ़कर? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है दिलीप बाबू। इस पर विश्वास करने को जी नहीं चाहता। रज्जी, विश्वास करो। तुम कहो तो मैं अभी यहां से कूदकर अपनी जान दे दूं। इससे क्या फायदा होगा मिस्टर दिलीप? उल्टे पुलिस मुझे हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेगी। परंतु मुझे तो ये ताज्जुब है कि तुम 2 ही दिन में मुझे इतना प्रेम कैसे करने लगे। मैं तो पहली नजर में ही तुम पर मर मिटा था। तुमने क्या किसी और स्त्री को भी प्यार किया है? नहीं नहीं, कभी नहीं। इस जीवन में सिर्फ तुम्हें। क्यों, क्या तुम्हें कोई स्त्री नहीं मिली? तुमसी एक भी नहीं रज्जी। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। कलकत्ते में, बनारस में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, पटने में, कहीं भी मुझसे कोई स्त्री है ही नहीं। नहीं नहीं रज्जी, तुम स्त्री रत्न हो। जापान, चीन, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, अरे तुम तो सब देश की स्त्रियों से वाकिफ होंगे। रजी, तुम सबसे अद्वितीय हो। मुझे इसमें बहुत शक है मिस्टर दिलीप। एक काम करो, अभी ये प्रेम मुलतवी रहे। तुम एक बार हिंदुस्तान के सब शहरों में घूम फिरकर जरा अच्छी तरह देखभाल आओ। मेरा तो ख्याल है तुम्हें मुझसे अच्छी कई लड़कियां मिल जाएंगी। दिलीप महाशय ने जरा जोश में आकर कहा, रज्जी, तुम्हारे सामने दुनिया की स्त्री मिट्टी है, मगर ये तुम्हारा अपना वाक्य नहीं मालूम देता। यह तो पेटेंट वाक्य है। देखो, मैं ही तुम्हें 2-3 लड़कियों के पते बताती हूँ। एक तो इलाहाबाद के कस्तवेट में मेरी सहेली है। दूसरी, दिलीप ने बात काटते हुए कहा, प्यारी रज्जी, क्यों दिल को जलाती हो? इस दास पर रहम करो। मैं तुम्हारा बेदाम का चाकर हूँ, अपने नाजुक और कोमल हाथों। कहते कहते उसने रज्जी के हाथ पकड़ने को हाथ बढ़ाया। इसी बीच रजनी ने तड़ाक से एक तमाचा जो महाशय के मुंह पर जड़ा तो उजाला हो गया। पैरों की जमीन निकल गई। वह मुंह बाए वैसा ही बैठा रह गया। रजनी ने स्थिर गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर दिलीप, मैं तुम्हारी गलती सुधारना शुरू करती हूँ। देखो, अब तुम समझ गए कि ये हाथ उतने नाजुक और कोमल नहीं हैं जितने तुम समझ बैठे हो। कहो, तुम्हारी आंख बची या फूटी? मैंने जरा बचाकर ही तमाचा जड़ा था। अब दूसरी गलती भी मैं ही सुधारती हूँ। देखो, सामने वह जो यूरोपियन लड़की बैठी है, वह मुझसे 1000 दर्जे अच्छी है या नहीं? तुम दुनिया की कहते हो, मैं तुम्हें यहीं दिखाई देती हूँ। कहो, है या नहीं? मिस्टर दिलीप की सिट्टी गुम हो रही थी। वे चेष्टा करने पर भी नहीं बोल सके। रजनी ने धीमे किंतु कठोर स्वर में कहा, बोलो रे, अधम, वंचक, लंपट, पढ़े लिखे गधे,
मेरी बात का जवाब दे, वरना अभी चिल्लाकर सब आदमियों को मैं इकट्ठा करती हूँ। दिलीप ने हाथ जोड़कर धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कीजिए रजनी देवी, मुझे माफ कीजिए। रजनी ने घृणा से होठ सिकोड़कर कहा, अरे तुम्हारा तो स्वर ही बदल गया, और टोन भी। अब तुम मुझे तुम कहकर नहीं पुकारोगे, रज्जी नहीं कहोगे। बदमाश, तुम मित्र की बहन की प्रतिष्ठा नहीं रख सके। तुम जैसे जानवर किसी भले घर में जाने योग्य, किसी बहू बेटी से खुलकर मिलने योग्य हो सकते हैं। रजनी ने यह कहकर दिलीप के दोनों कान पकड़कर खींच लिए और तड़ातड़ 5-7 तमाचे उसके मुंह पर रसीद करके कहा, कहो कहो, प्रेम अब कहाँ है? मुझसी लड़की कहीं दुनिया में है या नहीं? रजनी देवी, मैं आपकी शरण हूं। अच्छा, मगर तुम तो शायद मेरे बिना जी भी नहीं सकोगे। जाओ जाओ, कुएं नदी में डूब मरो। क्या तुम भैया को मुंह दिखा सकोगे? दिलीप चुपचाप धरती पर बैठा रहा। रजनी ने लात मारकर कहा, बोल रे बदमाश, बोल। दिलीप ने गिड़गिड़ाकर कहा, धीरे रजनी देवी, धीरे, लोग सुन लेंगे तो यहां भीड़ हो जाएगी। रजनी ने कहना शुरू किया, कुछ परवाह नहीं। हाँ, तुम क्या चाहते हो कि स्त्रियों को तुम इसी प्रकार फुसलाओ? वे या तो पर्दे में घुग्गू बनी बैठी रहे, और यदि स्वाधीन वायु में जीना चाहे तो तुम्हारे जैसे सांपों से वे डसी जाए। क्यों बोलो? भैया के साथ विवाद में तुम सदा मेरा पक्ष लेते थे, सो इसीलिए। कहो, तुम समझते हो भैया उदार हैं, नहीं जानते। उन्होंने मेरी आत्मा का निर्माण किया है। यह उन्हीं का साहस था कि तुम्हें अकपट भाव से उसी भांति मेरे सम्मुख उपस्थित किया, जिस भांति वे स्वयं मेरे सम्मुख आते हैं। पर तुम नीच लंपट 2 दिन में ही बहन के समान अपनी मित्र की बहन से प्रेम करने लगे। कहो, तुम्हारे घर कोई बहन है या नहीं? इसी भांति तुम उसे पृथ्वी की अद्वितीय स्त्री कहते हो। दिलीप महाशय के शरीर में रक्त की गति रुक रही थी, बोल नहीं निकलता था। उन्होंने रजनी के पैर छूकर कहा, चुप रहो, कोई सुन लेगा। अरे, जब तक तुम जैसे अपवित्र लुच्चे युवक हैं, स्त्रियां कभी निर्भय नहीं हो सकती। कहो, क्या हमें संसार में हंसने बोलने, घूमने फिरने, आमोद प्रमोद करने की जगह ही नहीं? हम चोर की भांति लुक छिपकर, पापी की भांति मुंह ढककर दुनिया में जिए, और यदि जरा भी आगे बढ़े तो तुम जैसे लफंगे उसका गलत अर्थ निकालकर अपनी वासनाएं प्रकट करें। याद रखो, स्त्रियों को निर्भय रहने के लिए तुम जैसे खतरनाक नर पशुओं को ना रहना ही अच्छा है। जानते हो, जब मनुष्य ने वनों को साफ करके सभ्यता विस्तारित की थी, तब वंचर खूंखार पशुओं का सर्वनाश कर दिया था। उनके रहते वे निर्भय नहीं रह सकते थे। समूची सभ्यता वह है जहां स्त्रियां निर्भय है। वंचर खूंखार जानवरों के रहते मनुष्य निर्भय नहीं रह सकते थे, और नगरचर गुंडों के रहते स्त्रियां निर्भय नहीं रह सकती। इसलिए मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करना चाहती हूं जो मनुष्य ने वंचर पशुओं के साथ किया था। इतना कहकर रजनी ने एकाएक बड़ा सा छुरा निकाल लिया। छुरे को देखते ही दिलीप की घिघी बंद गई। वह ना चिल्ला सकता था, ना भाग सकता था। उसकी शक्ति तो जैसे मर गई थी। उसने रज्जी के पैरों में सिर डालकर मुर्दों के से स्वर में कहा, क्षमा कीजिए देवी, क्षमा कीजिए। आप इस बार इस पशु को क्षमा कीजिए। रजनी ने धीमे गंभीर स्वर में कहा, क्षमा मैं तुम्हें कर सकती हूँ, परंतु तुम एक खतरनाक जानवर हो। जिंदा रहोगे तो जाने कितनी बहनों को खतरे में डालोगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन में प्रत्येक स्त्री को बहन के समान समझूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा पर मुझे विश्वास नहीं। मैं कसम खाता हूँ। किसकी? आपके चरणों की। दुष्ट, खबरदार, इतना साहस न करना। परमेश्वर की। नास्तिक, तुम्हारे परमेश्वर का भरोसा? अपनी माता की, पिता की? नहीं, मैं नहीं विश्वास करती
कि तुम माता पिता की इज्जत करते होगे। आह देवी, इतना पतित न समझो, तुम बड़े पतित हो। तब जिसकी कहो उसकी कसम खाऊं? अपने प्राणों की कसम खाओ। हाँ, मैं अपने प्राणों की कसम खाता हूं कि भविष्य में मैं बहनों के प्रति कभी अपवित्र भाव नहीं आने दूंगा। अच्छी बात है, फिलहाल मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। कुर्सी पर बैठ जाओ। रजनी ने कठिनाई से अपने होठों की कोर में उमड़ती हंसी को रोका। जान बची लाखों पाए। दिलीप महाशय कुर्सी पर धम से बैठ गए। खेल चल रहा था, बाजे बज रहे थे, कोई गाना हो रहा था, पर्दे पर धमाचौकड़ी हो रही थी। इस धूमधाम ने और पीछे की सीट के सन्नाटे ने इस रजनीकांड को और किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं होने दिया। थोड़ी देर में इंटरवल हो गया, बत्तियां जल गई, प्रकाश हो गया। रजनी ने कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ दिलीप बाबू, आप चाहें तो यहीं ठहर सकते हैं। दिलीप ने आज्ञाकारी नौकर की भांति खड़े होकर कहा, चलिए फिर। रजनी चुपचाप चल दी। दूसरे दिन तमाम दिन मिस्टर दिलीप कमरे से बाहर नहीं निकले। सिर दर्द का बहाना करके पड़े रहे, भोजन भी नहीं किया। अभी उन्हें यह भय बना हुआ था कि उस बाधनी ने यदि राजेंद्र से कह दिया तो गजब हो जाएगा। संध्या समय रजनी ने उनके कमरे में जाकर देखा कि वे सिर से पैर तक चादर लपेटे पड़े हैं। रजनी ने सामने की खिड़की खोल दी और एक कुर्सी खींच ली। उस पर बैठते उसने कहा, उठिए मिस्टर दिलीप, दिन कब का निकल चुका है और अब छिप रहा है। दिलीप ने सिर निकाला। उनकी आंखें लाल हो रही थी। मालूम होता था खूब रोए हैं। उन्होंने भर्राए हुए गले से कहा, मैं आपको मुंह नहीं दिखा सकता, मैं अपनी प्रतिष्ठा की चर्चा करने का साहस नहीं कर सकता, पर आप अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वचन दीजिए कि आप घर में किसी से भी ये बात नहीं कहेंगी। मैं तो तुम्हें क्षमा कर चुकी दिलीप। ये कहिए, किसी से भी नहीं कहेंगी? अच्छा, नहीं कहूंगी, उठो। किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं, भैया से भी नहीं। अच्छा, भैया से भी नहीं, और उस दुष्टा दुलारी से भी नहीं। रजनी हंस पड़ी, बोली, अच्छा, उससे भी नहीं। वह जब मुझे देखती है मुंह फेरकर हंस देती है। वह शायद समझती है तुम जैसा पुरुष पृथ्वी पर और है ही नहीं। अब जब आप क्षमा कर चुकी, फिर ऐसी बात क्यों कहती हैं? रजनी हंसकर चल दी। दूसरे दिन राजेंद्र ने आने पर देखा कि दिलीप अपना बोरिया बसना बांधे जाने को तैयार बैठे हैं। मुंह उतरा हुआ है और वे बुरी तरह घबराए हुए हैं। राजेंद्र ने हंसकर कहा, मामला क्या है? बुरी तरह परेशान हो रहे हो? वो तार आया है, माताजी सख्त बीमार है, जाना पड़ रहा है। देखें कैसा तार है। अरे अभी तो 2-4 दिन भी नहीं हुए। दिलीप तार के लिए टाल टूल करके घड़ी देखने लगे। बोले, अभी 40 मिनट है, गाड़ी मिल जाएगी। दिलीप के जाने की एकाएक तैयारी देखकर राजेंद्र परेशान से हो गए। उन्हें दिलीप की टाल टूल से संदेह हुआ कि शायद घर में कोई अप्रिय है। उन्होंने रजनी को बुलाकर पूछा, रजनी, दिलीप जा रहे हैं, मामला क्या है? रजनी ने आकर सिर से पैर तक दिलीप को देखकर कहा, कह नहीं सकती, दुलारी को बुलाती हूँ, उसे शायद कुछ पता हो। दिलीप ने नेत्रों में भिक्षा याचना भरकर रजनी की ओर देखा। उसे देखकर रजनी का दिल पसीज गया। उसने आगे बढ़कर कहा, क्यों जाते हो दिलीप बाबू? दिलीप की आंखें भर आई। उसने झुककर रजनी के पैर छुए और कहा, जी, संभव हुआ तो मैं फिर जल्दी ही आऊँगा। उन्होंने घड़ी निकाली और राजेंद्र से कहा, जरा एक तांगा तो मंगा दो। राजेंद्र ने कहा, तब जाओगे ही। वे तांगे के लिए कहने बाहर चले गए। रजनी कुछ क्षण चुप खड़ी रही। फिर उसने कहा, दिलीप बाबू, कहिए, मुझसे कोई स्त्री दुनिया में है या नहीं? दिलीप ने एक बार सिर से पैर तक रजनी को देखा, फिर कहा,
अब तुम चाहे मुझे मार ही डालो, पर रजनी तुमसी औरत दुनिया में ना होगी। इस बार से तुम और रजनी का घनिष्ठ संबोधन पाकर रजनी की आंखों से टप टप 2 बूंद आंसू गिर गए। वे जल्दी से वहां से घर के भीतर चली गई। तांगा आ गया, सामान रख दिया। गृहिणी के पैर छूकर जो ही दिलीप बाबू ड्योढ़ी पर पहुंचे तो देखते क्या है कि रजनी टीके का सामान थाल में धरे रास्ता रोके खड़ी है। दिलीप और राजेंद्र रुककर रजनी की ओर देखने लगे। रजनी के पास ही दुलारी भी अपनी गहरी लाल रंग की संतरी साड़ी पहने खड़ी थी। उसके हाथ में थाल देकर रजनी ने दिलीप के माथे पर रोली दही का टीका लगाया, चावल सिर पर बखेरे और 2-3 दाने चने चबाने को दिए। इसके बाद उसने मुट्ठी भर बताशे दिलीप के मुख में भर दिए और वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। दिलीप हंस ना सका। उसने उमड़ते हुए आंसुओं के वेग को रोककर फिर झुककर रजनी के पैर छुए। इसके बाद मनी बैग निकालकर थाल में डाल दिया। रजनी ने कहा, अरे दिलीप यार, तुम रजनी की इस ठग विद्या में आ गए। मुझे भी यह इसी तरह ठगा करती है। दिलीप ने कहा, बकवास मत करो, चुपचाप टिकट और तांगे के पैसे निकालो। इसी बीच दुलरिया ने जल से भरा लोटा और आगे बढ़ाकर कहा, अब भैया 1.25 रुपया इसमें भी तो डालो। क्षण भर के लिए दिलीप सकपका गए। उसने अपनी अंगूठी उतार कर जलपात्र में डाल दी। दुलरिया ने मृदु मंद मुस्कान होठों पर पखेर कर कहा, हमको ले चलो भैया, दुल्हन की सेवा करेंगी। दिलीप कुछ जवाब न देकर झपटकर भागा और राजेंद्र का हाथ पकड़कर तांगे में जा बैठा। दुलारी ने एक बार हंसती आंखों से रजनी को देखा। वह रो रही थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।